कक्षा 6वीं में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को क्या भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में क्या क्या उपस्थित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये क्या कहलाते हैं? भोजन के घटक। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन में उपस्थित होते हैं इसीलिए, और ये हमारे लिए आवश्यक हैं, तो ये क्या होते हैं? पोषक कहलाते हैं। वहीं यदि हम इनको ग्रहण करते हैं तो वह क्या हो जाता है? पोषण हो जाता है। देखते हैं, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं विटामिन ए है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो जैसे मिल्क है, फिश है, अंडे हैं, तो इसमें क्या होते हैं? विटामिन ए होते हैं, है ना। विटामिन सी खट्टे पदार्थ एवं अन्य सब्जियां हैं, है ना। ठीक है, इनमें विटामिन सी हो गया है। प्रोटीन से मिल्क, अंडे, मछली वगैरह इत्यादि। कैल्शियम है, मिल्क है ना। अंडे हैं, मछली हैं, ठीक है। फिर फास्फोरस है, फास्फोरस के उदाहरण भी हमने दे दिए हैं, जैसे मिल्क है, अंडे हैं, है ना। और फैट है, फैट के भी आपको उदाहरण दिख रहे हैं। विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अलावा भोजन में भी विटामिन डी होते हैं। तो किस किस पदार्थ में होते हैं? मिल्क है, फिश है, अंडे हैं, है ना, घी है, मक्खन है इत्यादि। फिर है कार्बोहाइड्रेट, मिल्क है, गाजर है ना, मूली है, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ई है तो नारियल है, तो केला, बनाना है, दूध है ना। फिर विटामिन बी है तो वो भी मिल्क है, ठीक है। आपको ये टोमेटो है, ठीक है, अंडे हैं। और उसके बाद तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है ना, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा पूरा हाईलाइट, ये है विटामिन ए, विटामिन सी, फिर ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फैट, वसा, है ना, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, आयरन मतलब खनिज, है ना। लोह तत्व है ना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे लोह तत्व है आयरन, तो पालक में पाया जाता है, तो ये अंडे में है, मछली में है ना। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप ही ऐसे हैं जो सिर्फ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं मानव एवं अन्य प्राणी पूर्ण रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। यहीं से अपना एक क्वेश्चन बनता है कि अपना भोजन स्वयं कौन बना सकते हैं? तो पादप अर्थात पौधे। मानव एवं प्राणी के अलावा क्या कोई ऐसा जीव है जो पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या जानते हैं आप? जी हाँ, पौधों के अलावा शैवाल भी एक ऐसा जीव है ना, जो क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बस अंतर ये रहता है कि वह पौधों की तरह उनमें पत्तियाँ या फिर फल पुष्प नहीं होते हैं, है ना। शैवाल किसे कहते हैं? जो नदियों में काई रहती है ना। या फिर आप बारिश के दिनों में यदि आपने देखा होगा कि छतों पर भी वो हरी हरी सी कजी टाइप की छा जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। वह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। बाकी मानव एवं अन्य प्राणी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मानव एवं अन्य प्राणी जो क्या है, वह पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? पादपों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन होता है हमारा कि जो जीव पादप हैं वह किनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना,
और एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ उपस्थित रहते हैं? ये सभी उनके परिवेश में, मतलब उनके चारों ओर, मतलब वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जल और खनिज मिट्टी में रहते हैं, मृदा में रहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में रहते हैं। चलिए, अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आगे, पोषक पदार्थ हमारे लिए किस तरह आवश्यक या उपयोगी हैं, किस तरह हमारी सहायता करते हैं, उसके लाभ क्या हैं, है ना। तो इसका आंसर फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं। कक्षा 6वीं में भी हम आपको बता चुके हैं कि वह क्या करता है, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा जो क्षतिग्रस्त अंग हैं, जैसे चोट लग जाती है ना, तो आपके अंगों की पूर्ण मरम्मत करना या पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमें एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पोषक पदार्थ क्या हो गए हैं, लाभ होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि सजीव पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्वपोषी के उदाहरण, एक क्वेश्चन बनता है हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा मतलब बनता है कि चलिए बताइए स्वपोषी जो है वह क्या है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण दें तो आप पादप अर्थात पौधे या और शैवाल एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, विषमपोषी जंतु एवं जो अन्य जीव हैं वह पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, चलो, पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मनुष्यों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, मिल गया आंसर, वेरी गुड। और पौधों में क्लोरोफिल होता है। चलो आगे बढ़ें। चलो, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। यहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर बनाते हुए भी चलूँगी साथ में। ठीक है, चलो, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे बोलते हैं? पत्तियों को। सभी कच्चे पदार्थ कहाँ तक पहुँचते हैं? पत्तियों तक। मृदा में क्या उपस्थित होते हैं? जल एवं खनिज। जल एवं खनिज जो मृदा में उपस्थित होते हैं वह पत्तियों तक किसके माध्यम से पहुँचाए जाते हैं? तनों के माध्यम से, तने के माध्यम से। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मतलब क्या है, देखो पत्ती की सतह पर है ना रंध्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह पत्तियों में प्रवेश करती है। ठीक है, पत्तियों में प्रवेश करती है। साथ ही कौन सी गैस है जो पत्तियों से निकलती है और मानव शरीर उसे ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। चलिए, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। वाहिकाओं क्या होता है? तो देखो मिट्टी में जो जल एवं खनिज है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, जैसे ये है हमारा, ये तना है। ठीक है, ये है तना, ये हमें तना दिखाई दे रहा है, ये हो गया है तना। अब ये देखना है, देखो तने भी एक पाइप या नली की तरह दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो उस तने के अंदर एक और पाइप या नली की तरह होता है
जिसके माध्यम से जल और खनिज है वह पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ये देखो, ये है अपना ये तने के अंदर ये जो पाइप की तरह, जैसे मैं बोल रही हूँ कि तने के अंदर भी एक पाइप की तरह ऐसी नली होती है, ठीक है। जो मिट्टी में जो जलीय खनिज होते हैं वह इन्हीं पाइप की सहायता से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। मैं एक और दिखा देती हूँ। ये है, ये जो तना है, तने के अंदर जो पाइप हैं अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं पाइप या डिज़ाइन, मतलब जिसके माध्यम से जल एवं खनिज जो है पत्ती तक पहुंचते हैं, है ना। जैसे ये अलग अलग आपके शब्दों में बोलूं तो जैसे अलग अलग डिज़ाइन दिख रही हैं, है ना। ए से लेकर ई तक दिए हुए हैं। तो इन्हीं के जो है तने रहते हैं, तने के अंदर वाहिकाएं, आप नली बोल सकते हैं। उन नली में इस तरीके की डिज़ाइन बनी होती हैं जिनके माध्यम से जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपको वाहिकाओं का मतलब समझ में आ गया है? चलिए, वेरी गुड। तो जल एवं खनिज हैं, ये वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। और पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, मतलब बिल्कुल सीधा मार्ग। तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो नली है, मतलब पाइप की तरह है ना। वो बिल्कुल सीधा मार्ग बनाती हैं। और पादपों में पदार्थों के परिवहन किस प्रकार होता है वह हम चैप्टर 11 में आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जल एवं खनिज जो पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं किसके द्वारा या किनके द्वारा पहुँचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली जानना चाहती कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं वह, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो देखो, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब पत्ती आपने देखी है ना, हरे कलर की होती है। क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको संग्रहण करता है और पत्ती की सहायता करता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि जो क्लोरोफिल है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल जो है पत्तियों को, मतलब जो पादप भोजन बनाते हैं तो उनमें मदद करता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है ना। पत्ती द्वारा क्या होता है? सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती हैं और सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? एनर्जी का चरम स्रोत है, ठीक है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद भी उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व भी क्या है? पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सभी जीव के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि पत्ती क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, मतलब निकालती है। और जो ऑक्सीजन वह निकालती है वह हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम निकालते हैं वही क्या होते हैं? पेड़ पौधे या वृक्ष वह ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है, ठीक है। अब ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण कई एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित है, जो मिट्टी में जल है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य के प्रकाश में वो क्लोरोफिल का निर्माण होता है जिससे ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आपस में मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनका भोजन बन जाता है। तो इसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होने दर्शाता है। और स्टार्च अर्थात मंड क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये देखिए चित्र में हमें दिखाई दे रहा है प्रकाश संश्लेषण। ये सूर्य, ये देखो पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इससे सौर ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश कर रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण हो गया है। जड़ अर्थात मिट्टी में क्या है, जल एवं खनिज है। आगे देखिए ये पत्ती है ना, ये पत्ती में रंध्री द्वार है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल है, ये जो ब्लैक, और ये जो है क्लोरोफिल बताया गया। ये देखो ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये रंध्र हैं। ठीक है, ये रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाएं हो गई हैं, ये क्लोरोफिल हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये छोटा चित्र, इसमें यहाँ पर देखो बहुत सारे मतलब रंध्र हैं, है ना, बहुत सारे रंध्र द्वार कोशिकाएं हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक भाग को जैसे यहाँ पर कितने अच्छे से दर्शाए हुए हैं। जैसे कि ये देखो एक ये रंध्री द्वार दिखाई दे रहा है ना, एक ये रंध्री द्वार दिखाई दे रहा है हमारा, और उसके बाद है ये द्वार कोशिकाएं हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये पत्ती का ही बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पत्ती है, ये पत्तियों में स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र। ठीक है, तो ये देखो ये रंध्र में है, ये वाइट लाइन है, ये हमारा द्वार कोशिकाएं, और ये जो छेद है तो ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होती है और इसी से ऑक्सीजन निकलती है। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादप में जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल पौधे रहते हैं, है ना, जहाँ पर हम डेली मतलब पानी देते हैं या पानी रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मृदा जो है जल जो है वो ज़्यादा ग्रहण करती है ना। लेकिन मरुस्थल में तो जल उपस्थित होता नहीं है, बहुत मतलब ना के बराबर जल उपस्थित होता है। तो वहाँ पर ऐसे पादप होते हैं कि जहाँ पर जल तो या तो बहुत कम होता है या फिर होते नहीं हैं, जिस कारण से उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। लेकिन उनके जो तने या शाखाएं हैं वो तने हरे होते हैं, अर्थात उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो जैसे हमारे नागफनी के पौधे हैं, है ना, उनमें पत्तियाँ कैसे हैं, सल्क अथवा सूल रूप में हो जाती हैं। ठीक है, या तो इन संरचनाओं में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जिनके कारण पौधों में जल का संचय तने में होता है ना। जो जल का संचय वो किस में होता है, तने में होता है, और तना हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। ठीक है, और कुछ पौधों की हरी शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। हम पढ़ते हैं कोशिकाओं के बारे में। आपने देखा है इमारतें ईंटों से बनती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं वो ईंट होती है और जो कोशिका है वो इमारतें होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, है ना। और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली वह संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो
कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर ये देखो, ये ब्लैक लाइन है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, कोशिका झिल्ली होती है। अब जैसे मान लो मैं ये आपको, ये जो इतनी सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, पूरी एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। मान लो 1 3 5 8 तो 10, जैसे कि मान लो ये 10 ईंटें हैं तो एक इमारतें बन गई। इसी तरह ये 10 सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, तो इससे एक कोशिका बन गई है। ठीक है। यदि हम एक सिंगल कोशिका को सिंगल ये अलग कर दें तो वो भी क्या हो कहलाएगी, एक कोशिका कहलाएगी, है ना। मतलब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है। चलो अब इसमें ये जो ये घिरी हुई है वो क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है। फिर ये जो है, ये बीच में आपको ये गोल ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। और इनके आसपास ये घिरे हुए ये 1 पॉइंट डॉट वाले, ये डॉट, ये डॉट वाले ये जो पदार्थ हैं, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है। ये देखिए, तो क्या हो गया है, केंद्र में है तो वह केंद्र कहलाएगा। चारों ओर जो जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ है, कौन, केंद्रक, तो वह क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है। और जो ये लाइनिंग साइड जो घिरी हुई है ना, चारों साइड से, तो वह क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली। ठीक है। इस प्रकार ये हमारा कोशिकाएं पूरा होता है। क्रियाकलाप 1.1 है हमारा। हमें एक ही प्रकार के पादप के 2 गमले लेना है। एक को 3 दिन के लिए, मतलब 72 घंटों के लिए अंधेरे में रखना है, और एक को सूर्य के प्रकाश में रखना है। ठीक है। और दोनों पादप की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करना है अपने को, कि मतलब आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालना है हमें पत्तियों पर, और देखना है कि उनके रंग में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। तो उनके रंग में परिवर्तन होता है, मतलब उनमें स्टार्च है, मंड है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और फिर क्या करना है, उस गमले को हमने जहाँ अंधकार में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, और फिर पुनः उस पत्ती पर आयोडीन परीक्षण करते हैं। ठीक है। ये हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। फिर वो चाहे पत्तियों का कलर गहरा लाल हो, बैंगनी हो, भूरे हो, लेकिन उनमें क्लोरोफिल होता है। अर्थात जो रंग रहते हैं वह क्या करते हैं, क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, है ना। मतलब जो हरा रंग रहता है वो पूर्ण रूप से ढक जाता है पत्तियों में, और फिर जो पत्तियों में जो लाल भूरे जो रंग रहते हैं वह हमें ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी पौधे हों, उनमें जो पत्तियां रहती हैं वो चाहे पत्तियां कोई सी भी कलर में हों, उनमें क्लोरोफिल होता है, उनमें हरे रंग का वर्णक होता है। अब हमें पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो लाल, गुलाबी या पीले जो भी कलर्स की जो पत्तियां रहती हैं वो हरे रंग को पूर्णतः रूप से ढक लेती हैं। ठीक है। लेकिन उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। शैवाल के बारे में हमने आपको बता ही चुके हैं कि जो गीली दीवार रहती है, तालाब रहती है ना, जो छतों पर या किनारों पे बारिश के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं। अब पंखी जिसे बोलते हैं, काई जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शैवाल भी कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, जब ये है ना कुछ जो सूक्ष्म जीव, मतलब बहुत अति जो सूक्ष्म जो जीव रहते हैं, यदि उनकी वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण बनते हैं ये। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल। और ये शैवाल के बारे में भी हमने अभी आपको बता चुके हैं कि ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने बोला था ना, 100 पोषी के उदाहरण बताइए, पादप एवं शैवाल। ठीक है। फिर है हमारा पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। मतलब कि जो पादप रहते हैं उनमें यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी अतिरिक्त भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो अभी हमने ये समीकरण देखा, ये वाला है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों मिलकर सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। मतलब ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, छोड़ देते हैं, जिसे मानव जाति ग्रहण करते हैं एवं अन्य जीव ग्रहण करते हैं।
ये जो हमें समीकरण में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ था, तो एक्चुअल में ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों में के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो आपको याद रखना, देखो हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन है मतलब उसमें क्या है, नाइट्रोजन पदार्थ भी है, याद रखना है आपको। तो जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, या फिर हम इन तीनों को मिलकर यदि हम सिंगल कार्बोहाइड्रेट भी कहें, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा यदि उसमें नाइट्रोजन भी है होती है तो उसमें क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना। प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमारे जल में उपस्थित होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु में उपस्थित होती है। अब बात होती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी वायु में उपस्थित होती है, गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण सीधे रूप में या इस रूप में नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी में कुछ है ना विशेष जीवाणु होते हैं, तो वह क्या करते हैं, जो गैस है जो नाइट्रोजन गैस है उसको उपयोग यौगिक में परिवर्तित करके मृदा में मिल जाती है, ये निर्मुक्त कर देते हैं। और ये विलेय पदार्थ क्या होते हैं, मतलब ये जो नाइट्रोजन पदार्थ है वह मृदा में पूरी तरीके से घुल गई है, और ये जो विलेय पदार्थ मतलब घुला हुआ पदार्थ है वह पादप द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो हमने देखा है कि किसान खेतों में उर्वरक की खाद डालते हैं, है ना, तो वो क्या है, नाइट्रोजन पदार्थ की, उसमें क्या है, नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादप की नाइट्रोजन मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटक जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि अभी पादप जो है प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, तो हमने ये देख लिया है कि पादप कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इनका क्या करता है, वो संश्लेषण करता है, जो हमें भोजन के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। चलो, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, वे जीवित कैसे रहते हैं यदि वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि अन्य पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य व अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए क्या रहते हैं, अन्य पादप पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये क्या है, विषमपोषी का उपयोग करते हैं। कौन, अमरवेल, ये दिख रहा है आपको अमरवेल जो पौधे रहते हैं, मतलब वो उनकी ना कोई जड़ रहती है ना। ठीक है, और ये अमरवेल का पादप कैसे रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये है ना वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, है ना। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो अमरवेल है वह नीम के पौधों पर लिपटा हुआ है, तो जो नीम का पौधा है वह क्या कहलाएगा, परपोषी। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं ये भी दे सकती हूँ, क्या, तो क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी का अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आवास या पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लें जूं मतलब जुएं जो हमारे बालों में सिर में होते हैं, तो वो जुएं हैं, उनको जंघें कहाँ मिल गई हैं, मानव के सिर में, यानी कि अपने
अपनी बॉडी में, सिर में उन्हें जगह मिल गई है और वह रक्त चूसते हैं तो उनको क्या भोजन मतलब कि पोषण भी मिल गया है, पोषक मिल गया ना, तो उनको आवाज़ भी मिल गया है और पोषण भी मिल गया। तो इस तरह मानव क्या हो गया, परपोषी हो गया, और जीव क्या हो गया है, परजीवी। ठीक है। और हाँ, कोई भी जंतु हो या पौधा, ये सब बिल्कुल भी मतलब कोई भी ना बचा होगा जो किसी न किसी परजीवी को अपने में शरण ना देता हो। ठीक है। हमारे शरीर में भी परजीवी रहते हैं। ठीक है। और परजीवी हम किसे कहेंगे कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित मतलब भोजन व आवास होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, परजीवी। मतलब भोजन या आवास के लिए यदि वह किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं तो वह परजीवी कहलाएंगे। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि मान लो यदि आपकी सहेली के बालों में सिर में जुए हों तो आप बोल सकते हो कि ओए परपोसी, तुम्हारे बालों में परजीवी ने जन्म ले लिया है। तो वह समझ जाएगी कि मेरे बालों में जुए हो गए हैं, है ना। और सेकंड, जैसे कि मान लो आप यदि किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते हैं, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ परजीवी ने जन्म ले लिया है, या तुम्हारे घर में बहुत सारे परजीवी हैं। ठीक है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोक जैसे जीव भी परजीवी हैं। तो जी हाँ, ये क्या है, ये भी परजीवी हैं। ठीक है। क्या आपने ऐसे पादप को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, है ना। जंतुओं का भक्षण करते हैं मतलब जैसे कि मांसाहारी पादप भी हो बोल सकते हैं ना। जैसे मांसाहारी जंतु में जैसे कि शेर है, वह मनुष्य को और अन्य जंतुओं का सेवन करता है या भोजन करता है तो वह मांसाहारी कहलाता है। इसी तरह मांसाहारी पादप भी कहलाते हैं, या हम उनको कीटभक्षी पादप भी कहते हैं, है ना। क्यों कीटभक्षी पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि वह पादप जो है वो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, है ना। बहुत आश्चर्यचकित वाली बात। तो जी हाँ, ठीक है। तो ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें है ना हमें डायग्राम दिया है जो एक घड़े के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इस घड़े के समान दिखाई दे रहा है ये पौधों में, ये ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है। जब कोई कीट इसमें प्रवेश करता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। क्या होता है कि जो घड़े के समान दिखाई दे रहा है इसके पत्ते का शीर्ष भाग किसके समान होता है, शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। अनेक रोम होते हैं मतलब तरल पदार्थ होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं मतलब उल्टे होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये इसके रोमों के बीच फंस जाता है, मतलब वो तरल पदार्थ में क्या हो जाता है, वह फंस जाता है, और घड़े में उपस्थित जो पाचक रस है द्वारा वो कीटों का पाचन हो जाता है। और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप के ये दो उदाहरण हैं, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप एवं सनड्यू कीटभक्षी पादप। ठीक है। चलो, बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं, है ना, ये पौधे दलदली ज़मीन या पानी के पास उगते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इनके पोषक तत्व में कमी होती है, और चूँकि इन कीटभक्षी पौधों को नाइट्रोजन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है और उसी कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का सेवन करते हैं। ठीक है। आ गया है आपको समझ में। 1.4 है हमारा मृतजीवी। बाज़ार में आपने छत्रक अर्थात मशरूम जो छाते के समान होते हैं, वो मशरूम को क्या है आपने बिकते हुए देखे होंगे, है ना। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनी या तने या छाल पर छाते के समान संरचनाएं देखी हैं। ठीक है। तो ये इसके बारे में हमें ये जानना है कि अपना जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है ना, और कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वो जो जानना चाहता है कि यह पहेली जानना चाहती है कि जीव जो हैं अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान ना ही मुख होता है
हरे पादप के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। तो फिर इन्हें पोषक कहाँ से प्राप्त होता है? ये है मशरूम, छत्रक, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं ना। इन्होंने एक एग्जाम्पल 1.2 करने के लिए दिया है, जैसे कि डबल रोटी है, उनका एक टुकड़ा जल में भिगो लेना है और किसी नमी वाले जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देना है। उस समय पर रखने के बाद आप देखेंगे कि उस कुछ समय बाद इस पर है ना रुई जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो रुई के धागों के समान होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यदि हम ठंड के समय स्वेटर को हम नाइट में पहनकर सोते हैं, है ना, रात में यदि हम स्वेटर को पहनकर सो जाते हैं तो सुबह या फिर आप कुछ दिन तक स्वेटर को पहनकर सोते हैं तो आपने देखा होगा वो स्वेटर में सफ़ेद कलर के रुएं टाइप के आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही डबल रोटी पर हो जाते हैं। तो ये जो डबल रोटी पर हो जाते हैं, है ना, मतलब सफ़ेद रुई के समान, या हम कह सकते हैं फफूंद, है ना। तो ये जीव कवक के फंजाई कहलाते हैं। याद रखना है, कवक को फंजाई, फफूंद, फंगस इन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। अब इनकी पोषण की विधि कैसे होती है? ये क्या करते हैं, ये मृत एवं विघटनकारी, जिसका मतलब है सड़ने वाली, है ना। तो ये मृत एवं सड़ने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी सतह पर पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार क्या है पोषण प्रणाली, जिसमें जीव किसी मृत एवं सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है। मृतजीवी पादप भी होते हैं। तो ऐसे पौधे ये जीव जंतु के अवशेष अर्थात सड़ी गली कार्बनिक वस्तु जैसे लकड़ी, गोबर, अचार, सब्जी आदि, ये क्या है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, जैसे कि ये फफूंद है, कवक है ना। तो इसमें क्या है आपको अलग ही दिख रहा है, तो ये क्या है मृतजीवी पादप हो गए हैं, है ना। ये देखो अभी यहाँ पर ये कवक है, वही ये जो हमारे कपड़ों में बरसात के दिनों में इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है। तो वही जो हमने देखा कि कवक ये फंजाई, ये फंगस, ये फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं और ये उन स्थानों में भी उगते हैं जहाँ पर नमी या उष्ण होती हैं, है ना। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवक की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती हैं। ठीक है। पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए हैं। वह जानना चाहती है वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। चूँकि क्या होता है जो वायु में है ना बीजाणु, पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो चूँकि क्या होता है कवक के जो बीजाणु होते हैं, है ना, वह वायु में उपस्थित होते हैं और जब वे ऐसे किसी जैव पदार्थ उत्पाद पर बैठते हैं जो नमी वाली जगह हो, है ना, नमी एवं उष्ण वाली जगह हो, तो वो क्या करते हैं अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, है ना, और नए कवक को जन्म देते हैं, जिसके कारण कवक की वृद्धि के लिए वर्षा सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। यहाँ पर मशरूम और कवक के बारे में आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जितने भी मशरूम होते हैं वे सभी कवक होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कवक हैं वो सभी मशरूम हों। ठीक है। कवकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? ठीक है। आपने किसानों को खेतों में या माली को, है ना, बगीचे के लोन या गमलों में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? पादप जो है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है। तो मृदा में इनकी मात्रा क्या है लगातार कम होती जाती है। जैसे मान लो जो जितनी मिट्टी में वह पौधा लगा हुआ है उन मिट्टी में जितने भी जैसे खनिज हैं, है ना, तो जो खनिज होते हैं बेटा तो वो क्या है वो पादप में, है ना, पादप की वृद्धि के साथ साथ वो जो मिट्टी है ये मृदा है ना, उनमें जो खनिज के जो पोषक तत्व हैं उनमें क्या लगातार कमी होती जाती है। ठीक है। तो उर्वरक खाद में क्या होते हैं ये पोषक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है।
ठीक है। तो इनकी मात्रा क्या है, पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे पादप की वृद्धि होती जाती है वैसे ही मिट्टी में जो खनिज तत्व रहते हैं उनमें लगातार क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। और इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पादप में उर्वरक एवं खाद मिलाते हैं। ठीक है। यदि हमें पादप के पोषण के बारे में यदि अच्छे से जानकारी प्राप्त हो तो हम न केवल पादप को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होगी, नाइट्रोजन की। उसके बाद पादप में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है। तो वायु में नाइट्रोजन गैस क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप क्या है, इसका उपयोग उस प्रकार से असमर्थ होते हैं। मतलब कि जिस तरीके से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वह उस तरीके से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, है ना, वह वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है। राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये किन किन पादपों की जड़ों में रहता है ये आपको याद रखना है। तो मटर है, चना है, मूंग है, सेम है एवं अन्य जो फलीदार पादप रहते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और उन्हें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और अधिकतर जो दालें हैं फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। अधिकतर दाल किससे प्राप्त होती है, फलीदार पादपों से प्राप्त होती। इसके बदले पादप क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो उनमें क्या हो गया है, सहजीवी संबंध हो गए हैं। मतलब जो राइजोबियम जीवाणु हैं वह पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है और पादप क्या करते हैं, बदले में उन्हें आवास देते हैं और खाद्य प्रदान करते हैं। तो ये हो गया ना सहजीवी संबंध। चलो, तो इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसल के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं, इसलिए उनको उर्वरक मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी उन्हें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितनी अच्छी बात है ना। इस अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो अधिकतर पादप हैं वह स्वपोषी होते हैं, बहुत कम पादप हैं वह अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, है ना। और जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं या रहते हैं। उन्हें विषमपोषी के रूप में जाना जाता है। ये उन्हें विषमपोषी की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है। आंशिक रूप से विषमपोषी क्यों हैं, क्योंकि वह अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं लेकिन क्या है, कुछ पोषक तत्व की कमी के कारण जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण वह क्या है, कीटों का सेवन करते हैं जिससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। ठीक है।